हेलो स्टूडेंट। आप लोगों का स्वागत है इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, जहाँ से आपको डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्यूजेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज और अनलिमिटेड एक्सेस मिलते हैं। इसके लिए आपको अपने मोबाइल पर अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, और इसके ऐप के डाउनलोड करने के साथ ही आप इंडिया के टॉप 100 एजुकेटर से जुड़ जाते हैं। मैं योगेश्वर मिश्रा इस प्लेटफॉर्म से आपको भारतीय संविधान, भारतीय इतिहास और मानव विज्ञान हिंदी माध्यम में क्लासेस ले रहा हूँ। यहाँ पर बहुत सारे यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए कोर्स चलाए जा रहे हैं, जैसे यूपीएससी सिविल सर्विसेज जीएस सब्सक्रिप्शन। दो प्रकार के कोर्सेज हैं, जैसे प्लस कोर्स है, आइकॉनिक कोर्स है। ये कोर्स जो है 1 महीने से लेकर 36 महीने के लिए हैं। किसी भी कोर्स में आप एडमिशन लेते हैं और UGM 10 के साथ आप उसको सब्सक्राइब करते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो आपको 10% फायदा प्राप्त होता है। ठीक है। इसी प्रकार ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी कोर्सेस अवेलेबल हैं, जो 1 महीना से लेकर 36 महीने के लिए है। क्लियर चीज है ये। और इसमें भी आप मेरा UGM 10 कोड के साथ इसमें आप एडमिशन लेते हैं, तो आपको 10% का फायदा मिलता है। रिसेंटली अन अकेडमी के द्वारा जो है यूपीएससी प्री 2021 को टारगेट रखकर कुछ कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, जिससे आप अपने तैयारी को एक पूर्णता दे सकते हैं। इसी प्रकार जो है आगामी वर्षों के लिए 2022 और 2023 के लिए कंप्लीट जीएस बैचेस जो है वो हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में और बाईलिंगुअल चलाए जा रहे हैं। आप अपनी किसी भी कोर्स में जिसमें आपको इंटरेस्ट है उसमें आप एडमिशन लेकर अपने तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। चलिए ठीक है, हम अपने भारतीय संविधान की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पिछले क्लासेस में हमने फंडामेंटल राइट्स को पढ़ रहे थे। उसी सिलसिले में आज हम छठवां जो मूल अधिकार है, जिसको बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उस क्लास को हम करते हैं। तो सब आपको मालूम है कि आपने मूल अधिकारों को हमने स्टार्ट किया था। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए थे? मूल अधिकार जो है अमेरिका से लिए गए हैं। डेढ़ चीजें, और संविधान के द्वारा प्रत्येक नागरिक को जो है वर्तमान में जो है 6 मूल अधिकार मिले हुए हैं। तो पहला मूल अधिकार, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा जो हमने पिछली क्लासेस में देखा था, आज उसी के संदर्भ में हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार देख रहे हैं। डेढ़ चीजें ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार को हम देखते हैं। और चलिए साथ में समझिए चीज़ों को कि बहुत ज़रूरी संवैधानिक उपचारों से या फंडामेंटल राइट जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होता है। कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, आईएएस का एग्जाम दे रहे हो या स्टेट पीएससी का एग्जाम दे रहे हो, कभी भी देखिएगा मूल अधिकारों से रिलेटेड जो क्वेश्चन है भारत के संविधान में हमेशा बना रहता है। 2 4 5 क्वेश्चन जो है स्टेट वाइज थोड़ा वेरी करता है, लेकिन कभी भी किसी भी स्टेट में आप एग्जाम दे रहे हो, इस टॉपिक से जो है क्वेश्चंस आपके होते ही हैं। क्लियर चीज है ये। ठीक है, तो इसको बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जिसको संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा गया था, उसके बाद संविधान को जब लागू किया किया जाना था, उससे पहले जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पत्रकारों के द्वारा पूछा जा रहा था कि आपने संविधान की रचना की और संविधान में सबसे मतलब प्रभावित या सबसे अच्छी बात क्या है, तो भीमराव अम्बेडकर ने बोला कि संविधान में सभी बातें बहुत अच्छी हैं। ठीक है, ऐसा कोई भी अनावश्यक बातें जो है हमारे संविधान में नहीं लिखा गया है। लेकिन पत्रकारों के बार बार पूछने पर भीमराव अम्बेडकर साहब ने यह बोला था कि आर्टिकल 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, वो हमारे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। क्लियर है। इसलिए भीमराव अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, तो संविधान की आत्मा कहा। और उन्होंने कहा कि मतलब हम संविधान के द्वारा लोगों को, अब देश की जनता को मूल अधिकार तो दिए गए हैं। अगर मूल अधिकारों की रक्षा करने का प्रावधान न किया जाए तो मूल अधिकार देने का कोई फायदा नहीं हो। यह चीजें, इसलिए उन्होंने आर्टिकल 32 को क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था। ठीक है, तो इसी को हम देख रहे हैं। तो मूल अधिकारों की जो है संविधान न केवल देखिएगा मूल अधिकारों का क्या करता है, विस्तृत उल्लेख किया गया है हमारे संविधान में, बल्कि उसकी रक्षा की व्यवस्था है। ठीक है। मूल अधिकारों की रक्षा का भार जो है संविधान के द्वारा किसको दिया गया है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को दिया। जैसे हमने कल की क्लासेस में किया था कि मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? हाई कोर्ट और सुप्रीम। तो अनुच्छेद 32 नागरिकों को संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है, जिसका प्रयोग करके क्या कर सकते हैं? वे उच्चतम न्यायालय की सहायता से अपने अधिकारों को सुनिश्चित कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं।
ठीक है। इस दायित्व के निर्वहन के लिए न्यायालयों को कुछ आवश्यक निर्देश या प्रलेख जारी करने का भी अधिकार दिया गया है। क्लियर है? उसी को हम देखते हैं संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत कौन कौन से प्रलेख जारी करने का अधिकार, मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए, मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए न्यायालयों को जो अधिकार या रीट जारी करने का जो अधिकार दिया गया है वो कितने प्रकार के। तो रीट के माध्यम से क्या करता है न्यायालय जो है, वह किसी व्यक्ति के क्या करता है, वह मूल अधिकारों का रक्षा करता है। तो किसी भी व्यक्ति को अगर लगता है कि उसके मूल अधिकार का हनन हो रहा है किसी के भी द्वारा, तो क्या कर सकता है वह डायरेक्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। और अगर मूल अधिकारों का हनन अगर साबित हो जाता है, तो जिसके माध्यम से, जिस अथॉरिटी के माध्यम से मूल अधिकारों का हनन हुआ है, वो कोई भी हो, तो क्या कर सकता है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का रिट जारी करके उसका कारण पूछता है और उसको दंडित करने का प्रावधान किया गया है। तो ये कौन कौन से रिट हैं? तो मुख्य जो रिट हैं वह क्या है, वह 6 प्रकार के हैं। कौन कौन से रिट है, सॉरी, जो रिट हैं वह इस प्रकार है, देखिएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण है, अधिकार परीक्षा है, उत्प्रेषण है, प्रतिषेध है और परमादेश है। तो टोटल कितने प्रकार के हो गए? टोटल जो है ये 5 प्रकार के जो है प्रलेख जारी कर क्या करता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, प्रलेख जारी कर क्या करते हैं, यह मूल अधिकारों की रक्षा करने का काम करते हैं। क्लियर चीज है ये? तो एक एक करके हम इस चीजों को देखते हैं। क्लियर चीज है ये? तो रीट जारी करने का अधिकार किसको है? तो रीट जारी करने का अधिकार, अब हम रीट जारी करने का अधिकार किसको है? तो रीट जारी करने का अधिकार किसको है, देखिएगा, थोड़ा थोड़ा चीजों को हम क्लियर कर देते हैं प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को रीट जारी करने का अधिकार है। क्लियर चीज है? दूसरा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत और सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के तहत क्या कर सकती है, वह रीट इशू कर सकता है। क्लियर चीज है? तो रीट कितने प्रकार के हैं? तो रीट देखिएगा कितने प्रकार, एक दो हो गए, तीन चार पांच। रीट कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के रीट। कौन कौन सा है? बद्धी प्रत्यक्षीकरण है, अधिकार परीक्षा है, उत्प्रेषण है, प्रतिषेध है और क्या है, परमादेश है। क्लियर चीज है ये रीट है। इसके माध्यम से क्या करता है, मूल अधिकारों की क्या करता है, वह रक्षा करता है। क्लियर चीज है? एक चीज याद रखिएगा प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से, तीसरा जो पॉइंट्स बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, उसमें लिखिएगा कि रीट इशू करने की जो शक्ति है, मतलब रीट इशू करने की जो शक्ति है, वो क्लियर चीज है, वह हाई कोर्ट का ज्यादा है सुप्रीम कोर्ट से। हाई कोर्ट क्या है? हाई कोर्ट का ज्यादा अधिकार है, किससे? सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा अधिकार है। इस पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। क्लियर चीज है ये? ठीक। क्लियर चीज है ये? तो हाई कोर्ट का अधिकार क्यों है? तो हाई कोर्ट क्या कर सकता है, वह मौलिक अधिकार के अलावा, मौलिक अधिकारों के हनन के अलावा विधिक अधिकार से संबंधित भी क्या कर सकता है, वह रीट को इशू कर सकता है, रीट इशू कर सकता है या रीट जारी कर सकता है। क्लियर चीज है ये? तो याद रखिएगा, रीट मतलब भारत के संविधान में प्रत्येक जो मूल अधिकार दिए गए हैं, उन मूल अधिकारों की रक्षा करने की व्यवस्था भी संविधान के द्वारा किया गया है, वो आर्टिकल 32 के तहत दिया गया है। अगर कोई भी अथॉरिटी, कोई भी व्यक्ति, कोई सार्वजनिक हो चाहे कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन करता है, वह व्यक्ति जो है क्या कर सकता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 226 और 32 के तहत क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, वह रीट जारी करके क्या करेगा, उसके मूल अधिकारों की रक्षा करने का कोशिश करता है। तो कौन कौन से मूल अधिकार हैं? जैसे प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है और अधिकार इच्छा है। क्लियर चीज है ये? तो इन चीजों को हम देखते हैं। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, पहला जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोला जाता है हेबियस कार्पस। क्या कहा जाता है? हेबियस कार्पस कहा जाता है। ये- ठीक है, इसका मतलब होता है सशरीर उपस्थित करो। क्या होता है? सशरीर। मतलब इसके सामने जो है कोर्ट क्या करता है, किसी व्यक्ति के गिरफ्तारी की वैधता की जांच करता है। क्या करता है? शरीर, मतलब भावार्थ शरीर को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करो। कार्यपालिका को दिया जाने वाला आदेश है कि बंदी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जाए। वह व्यक्ति को भी किसी प्राइवेट संस्था को भी जारी किया जा सकता है जिन्होंने किसी व्यक्ति को कैद रखा है। मतलब कहने का मतलब है, कोई व्यक्ति को कैद करने का अधिकार केवल, मतलब विधिक के अलावा और किसी व्यक्ति को प्राप्त नहीं है। क्लियर चीजें?
पुलिस को भी किसी व्यक्ति को कैद करने का अधिकार नहीं है। केवल वह 24 घंटे के लिए क्या कर सकता है, वह उसको पुलिस रिमांड में रख सकता है, हवालात में रख सकता है। 24 घंटे के अंदर क्या होना चाहिए, उसको निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, और मजिस्ट्रेट ही तय करेगा कि अगर अपराधी है तो उस पर सजा हो जाती है तो जेल जाएगा, नहीं हो जाता है तो वह छूट सकता है। ठीक है। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को क्या है, नजरबंद या उसको कैद कर नहीं रख सकता। उसे क्या होगा, उसका मतलब उसको हेबियस कार्पस का उल्लंघन माना जाएगा। और इस आधार पर क्या कर सकता है, अगर वह व्यक्ति जो विक्टिम है, अगर वो हाई कोर्ट हाई हाई कोर्ट में अपील करता है, तो अपील लगाता है, अगर व्यक्ति सही, अगर वो अपील मतलब अपना अपील लगाया है, अगर उस हाँ कोर्ट को लगता है कि इसके मूल अधिकार का हनन हुआ है, तो क्या कर सकता है, हेबियस कार्पस के माध्यम से उस व्यक्ति के मूल अधिकारों की रक्षा करता है। और क्लियर चीज है ये बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, कि सशरीर उपस्थित करो, मतलब कोर्ट के सामने किसी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को क्या करना है, सशरीर उपस्थित करना है। और कोर्ट ही तय करेगा कि व्यक्ति अपराधी है या नहीं, और किसी संस्था को इसको तय करने का अधिकार नहीं है। यह गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट व्यक्तियों के संदर्भ में भी यह जारी किया जा सकता है। क्लियर चीज है ये, तो ये बहुत बड़ा मूल अधिकार है। क्लियर चीज है ये। दूसरा जो मूल अधिकार है देखिएगा, मतलब अधिकार परीक्षा। ठीक है। दूसरा क्या अधिकार है, अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का मतलब क्या होता है, क्यों वारंटो, किस अधिकार से, तुम्हें क्या हक है। क्लियर चीजें, तो ये क्या है कि किसको तुम्हें क्या हक है, मतलब इस याचिका द्वारा न्यायालय किसी अधिकारी के पद की, देखिएगा यहाँ पर, इस याचिका द्वारा न्यायालय किसी अधिकारी के पद धारण का औचित्य, प्रकृति को जानना चाहता है। मतलब किस अधिकार से आपने इस पद को ग्रहण किया है, किस आधार पर आपने इस पद को ग्रहण किया है, मतलब क्लियर चीज है ये। अगर न्यायालयों को समाधान हो जाता है कि यह अधिकारी उस पद का हकदार नहीं है, तो उसे हटा सकता है, अथवा आधार असत्य पाए जाने पर विरुद्ध मुकदमा भी चला सकता है। तो किसी व्यक्ति के जो पद धारण किया है उसकी वैधता की जांच करने के लिए यह जो है रीट जो है इशू किया जाता है। तो क्या हक था आपको कि इसने आपने इस पद को या इस अथॉरिटी को क्या किया है, ग्रहण किया है। उसकी औचित्य और प्रकृति की क्या करता है, इसके माध्यम से जांच किया जाता है, उसकी वैधानिकता की जांच की जाती है। क्लियर चीजें, तो किसके विरुद्ध अपनाया जा सकता है, या गवर्नमेंट अथॉरिटी के खिलाफ, या पब्लिक जो सेक्टर हैं और गवर्नमेंट सेक्टर हैं, उनके विरुद्ध जो है, अगर किसी ने गलत तरीके से किसी पद को ग्रहण किया है, तो अथॉरिटी को, जिसने उसको पद पर बैठाया है, जिसने बैठा है, और जो विक्टिम है, उसके अपील पर क्या किया जा सकता है, यह अधिकार परीक्षा जो है, रीट जो है, वह इशू किया जाता है। क्लियर है चीजें ये। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी कार्यालय में डायरेक्टर के पद पर है, और लग रहा है कि जो दूसरा, मतलब दो तीन व्यक्ति हैं जो इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है और उसको फुलफिल करते हैं, लेकिन किसी जूनियर व्यक्ति को क्या किया गया, वो डायरेक्टर के पद पर बैठा दिया गया। ठीक है। तो जो विक्टिम है, जिसको डायरेक्टर बनना था, अपने क्वालिफिकेशन या योग्यता के अनुसार से, एक्सपीरियंस के आधार पर वो नहीं बन पाता है, तो क्या कर सकता है, वो कोर्ट को क्या कर सकता है, को चैलेंज कर सकता है, और कोर्ट को लेकर लगा सकता है कि भैया मेरे मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ, मुझे इस डायरेक्टर पद पर जाना था, लेकिन मेरे जूनियर को बना दिया गया है, और सारी योग्यताओं में क्या है, एक्सपीरियंस में और सब चीजों में मैं क्या हूँ, उससे सुपेरियर हूँ, उसके बावजूद मुझे पद नहीं दिया गया। ठीक है। तो कोर्ट को लगता है कि अभी यहाँ इसके मतलब इसके साथ जो है कुछ गलत हुआ है, और वास्तव में इसको होना चाहिए, तो अथॉरिटी को बोलता है कि किस अधिकार से आपने जो बैठाया है और जो बैठा, दोनों को अथॉरिटी को क्या करता है, वो रिट इशू कर देता है। अगर यह जो जिसके अगेंस्ट में मतलब ये रिट इशू किया जाता है, वो पर्याप्त कारण देने में सक्षम होता है तो देता है। अगर उसे कोर्ट संतुष्ट नहीं होता है, तो तुरंत उसके विरुद्ध क्या करता है, वो बोलता है कि आप अपने पद से तुरंत हट जाइए। और उसके विरुद्ध क्या कर सकता है, अगर गलत तरीके से पद को ग्रहण किया तो मुकदमा भी चलाया जा सकता है। इसके माध्यम से क्या करता है, वह मूल अधिकारों की रक्षा करने की कोशिश करता है। अने इसको क्या बोलते हैं हम, अधिकार परीक्षा, क्यो वारंटो, इसका मतलब होता है किस अधिकार से। ठीक है। तो यह याचिका का उद्देश्य क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र, देखिए सार्वजनिक क्षेत्र
में ही ये लगाए जा सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में नहीं लग। सार्वजनिक क्षेत्र में धोखाधड़ी, जनता को ठगना, सत्ता का दुरुपयोग इत्यादि को रोकने के लिए ये इस याचिका का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लियर है चीजें। अब देखिएगा तो ये है उत्प्रेषण है और प्रतिषेध है। प्रतिषेध होता है प्रोविशन, ठीक है, इसको क्या प्रोहिबिशन है। और यह जो है सर्टियोरी सर्टियोरी, तो सर्टियोरी कहा जाता है। और ये दोनों ही जो इनकी प्रकृति, मतलब इनको देखेंगे आपको सामान्य दृष्टि में क्या दिखता है, यह दोनों रीट क्या है, एक जैसे। सामान्य दृष्टि में क्या दिख रहा है, सामान्य देखने से लगता है कि ये दोनों क्या है, एक हैं। लेकिन क्या है, इनकी प्रकृति अलग है। लेकिन कैसी है इनकी प्रकृति जो है, वह अलग अलग है। प्रकृति क्या है, वह अलग अलग है। तो देख रहे हैं दोनों क्या है, न्यायिक रीट है। क्या है, दोनों न्यायिक रीट हैं। और और हाई कोर्ट उच्च न्यायालयों के द्वारा या हायर जुडिशरी के द्वारा क्या किया जाता है, यह लोअर जुडिशरी को यह भेजा जाता है। इसको दिया जाता है हायर जुडिशरी, मतलब ये जुडिशरी प्रियोर रूप से यह जुडिशरी रीट है, जो हायर जुडिशरी के द्वारा लोअर या अधीनस्थ न्यायालयों को भेजा जाता है। क्लियर है। तो क्यों भेजा जाता, देखिएगा, इसके द्वारा न्यायालय अपने अधीनस्थ, न्यायालय क्या करता है, अपने अधीनस्थ न्यायालयों अर्ध न्यायालयों को किसी मुकदमे से संबंधित कागजात या निर्णय अपने पास मंगवा सकती है। किसी आदेश या अधिनियम को असंवैधानिक घोषित करने के लिए इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। यह भी याद रखिएगा, किसी अध्यादेश या अधिनियम को असंवैधानिक घोषित करने के लिए इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। इनका प्रयोग कब किया, इसके द्वारा न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों या अर्ध न्यायालयों किसी मुकदमे से संबंधित कागजात या निर्णय अपने पास मंगवा सकती है। प्रतिषेध और उत्प्रेषण दोनों न्यायिक शक्तियों से संबंधित हैं। और यह न्यायिक, मतलब पूर्ण रूप से क्या है, यह जुडिशरी रीट है। क्या है, जुडिशरी रीट है। प्रतिषेध देखिएगा, प्रतिषेध जहां जहां क्षेत्र के अतिक्रमण को रोकती है, मतलब यह कोई अपने क्षेत्र, कोई कोर्ट जो है लोअर कोर्ट अपने क्षेत्र से क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कोई काम करता है, तो उसके लिए क्या लगाया जाता है, प्रोहिबिशन लगाया जाता है। वही उत्प्रेषण ऐसे किसी आदेश को निरस्त कर देती है। क्लियर है। देखिए दोनों का मंत्र क्या है, प्रतिषेध जहां क्षेत्राधिकार के अतिक्रमण को रोकती है, वही उत्प्रेषण ऐसे किसी आदेश को निरस्त कर देती है। ठीक है, जो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर क्या कर दिया है, निर्णय दे दिया है। ठीक है, इसका अर्थ है कि प्रतिषेध में अधीनस्थ न्यायालयों की गलत निर्णय देने से रोका जाता है। देखिएगा, प्रतिषेध में क्या किया जाता है, निर्णयों को, अधीनस्थ न्यायालय के गलत निर्णयों को देने से रोका जाता है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, प्रक्रिया चल रही होती है। याद रखिएगा, यहाँ क्या हो रहा है, प्रक्रिया चल रही होती है और उसको रोकने का आदेश होता है, उसको रोकने का आदेश होता है, उसको बोलते हैं हम क्या, प्रोहिबिशन कहते हैं। यहाँ प्रक्रिया चल रही होती है। यहाँ देखिए उत्प्रेषण में गलत निर्णय को सुधारा जाता है। यहाँ पर क्या है, प्रक्रिया हो गई रहती है। यहाँ पर क्या है, निर्णय दिया जा चुका है सटरियों में, उसको क्या किया जाता है, अपने पास उसको सुधारा जाता है। यहाँ पर सुधारा जाता है, निर्णय को यहाँ पर सुधारा जाता है। क्लियर चीज है, ये दोनों में समझ में आ गया। प्रतिषेध और उत्प्रेषण कैसे हैं, दोनों ही क्या हैं, न्यायिक रीट हैं। ये हायर जुडिशरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या किया जाता है, अपने से अधीनस्थ या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को इशू किया जाता है। क्लियर चीज है ये। प्रतिषेध और उत्प्रेषण दोनों न्यायिक शक्तियों से संबंधित हैं। प्रतिषेध जहां क्षेत्राधिकार के अतिक्रमण को रोकता है, वही उत्प्रेषण ऐसा आदेश को निरस्त करना कर सकता है, किसी आदेश को क्या कर सकता है, निरस्त कर सकता है। प्रतिषेध में अधीनस्थ न्यायालय के गलत निर्णय को देने से रोका जाता है, जबकि उत्प्रेषण में गलत निर्णय को सुधारा जाता है। गलत निर्णय को क्या किया जाता है, यहाँ पर सुधारा जाता है। ठीक है, गलत निर्णय को क्या किया जा रहा है, यहाँ पर सुधारा जाता है, सुधारा जाता है। क्लियर चीज है ये। ठीक है, इस याचिका में निम्नलिखित स्थितियों पर लागू नहीं किया जाता।
कौन से नजरबंद व्यक्ति या नजरबंद करने वाले व्यक्ति को न्यायालय की सीमा से बाहर है, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जिसके ऊपर फौजदारी का मुकदमा चल रहा है, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जिसके ऊपर न्यायालय को अवमानना या संसदीय अवमानना का कार्रवाई चल रही है, यह इससे एग्जेम्प्टेड है। क्लियर है चीजें, एग्जेम्प्टेड है या इससे इसके बाहर है। तीन न्यायालयों पर क्या लग सकता है यहाँ, प्रतिषेध और प्रेषण नहीं लग सकता, जिसको नजरबंद किया, जो नजरबंद व्यक्ति या नजरबंद करने वाले व्यक्ति को न्यायालय की सीमा से बाहर है, ऐसे व्यक्ति जो के विरुद्ध जिसके ऊपर कोई फौजदारी का मुकदमा चल रहा है, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जिसके ऊपर न्यायालय को अवमानना या संसदीय अवमानना की कार्रवाई चल रही हो। क्लियर चीज है ये। तो ये उत्प्रेषण और प्रतिषेध कैसे हैं, यह दोनों ही क्या है, यह न्यायिक रीत है। क्लियर चीज है ये। नेक्स्ट जो है वो है आपका जो वो है परमादेश। क्या है, मैंडेमस, हम आदेश देते हैं। क्या है यह, हम आदेश देते हैं। तो किसको आदेश दे रहा है, कैसे रूट है, यह गवर्नमेंट, टोटल क्या है, पब्लिक गवर्नमेंट रीट है, या सेमी गवर्नमेंट है, या ऐसा व्यक्ति जो किसी पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को जिम्मेदारी दी, जिसकी कोई पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, जिसको कोई सार्वजनिक जिम्मेदारी दी गई है, ऐसे व्यक्ति अथॉरिटी के खिलाफ जो है वो क्या लगाया जाता है, परमादेश लगाया जाता है। क्लियर चीजें। वह जिसको कोई सरकारी या पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई है, ऐसे व्यक्तियों संस्थाओं के विरुद्ध जो है मैंडेमस लगाया जाता है। इसका मतलब होता है हम आदेश देते हैं। मतलब कोई व्यक्ति जो है वह सार्वजनिक पद पर बैठा हुआ है और अपने पद का निर्वहन जो है वह नहीं कर पा रहा है, उसका दुरुपयोग कर रहा है, उसको ठीक से नहीं कर रहा है, तो उसके लिए जो क्या किया जाता है, परमादेश लगाया जाता है। क्लियर चीजें। तो और क्या किया है उसने, अपनी पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी से को पूरा करने में क्या किया है, मना किया है। तो वो जो व्यक्ति को मना किया, वो व्यक्ति क्या कर सकता है, उसका अधिकार है, और इस अधिकार को अगर उसका हनन होता है तो क्या कर सकता है, वह अपील कर सकता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर उस अथॉरिटी को, उस व्यक्ति को, उस पर्सन को उसे रिट इशू कर देगा, परमादेश कर देगा कि आप ऐसा क्यों करते हैं, क्यों किए हैं। ठीक है। और उसके मूल अधिकारों के, व्यक्ति के मूल अधिकारों की रक्षा करने की कोशिश की जाती है। तो यह आदेश न्यायालय सार्वजनिक अधिकारियों को ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दे सकता है जो उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं, परंतु अधिकारी ऐसा करने से क्या कर दिया है, इनकार कर दिया है। कहने का मतलब है, ऐसे कोई व्यक्ति जो पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के पद पर बैठा है और अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने से मना कर दिया है, तो ऐसे व्यक्तियों के अगेंस्ट जो है परमादेश लगाया जाता है। ठीक है। यह याचिका राष्ट्रपति, राज्यपाल सहित सार्वजनिक कार्य करने वाले किसी भी निजी संस्था या व्यक्ति को जारी नहीं किया जा सकता। मतलब सार्वजनिक कार्य करने वाले किसी, सार्वजनिक रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई है तो उसको दिया जा सकता है, लेकिन प्योर जो है निजी व्यक्ति को या निजी व्यक्ति को यह जारी नहीं किया जा सकता। ठीक है। क्लियर चीज है ये। ठीक। यह उद्देश्य प्रशासनिक, यह रीट जो है मुख्यतः प्रशासनिक अधिकारियों को उनके कर्तव्यों के अनुपालन के लिए जारी किया जाता है। क्लियर चीजें। ठीक है। तो परमादेश तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसको वो भीमराव अम्बेडकर साहब ने क्या कहा था, संविधान की आत्मा क्या कहा था। तो 5 प्रकार के जो है रिट इशू किया करके किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति के अथॉरिटी के मूल अधिकारों की रक्षा करने का प्रयास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है, वह बंधी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, सर्टेररी, प्रतिषेध, परमादेश। क्लियर चीज है ये। ठीक। ठीक है। तो ये क्या बात हो गया, यह मूल अधिकार से संबंधित जो है हमने क्या देखा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार देखते हैं, देखा हमने। क्लियर चीजें हैं। तो मूल अधिकारों से संबंधित हमने इसको देखा। उसके बाद देखते हैं, हमने आर्टिकल जो है 32 तक पढ़ा। आर्टिकल 33 जो है वो है कि मतलब सर जो सिक्योरिटी तंत्र से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं, तो उनके मूल अधिकारों को क्या कर सकती है, गवर्नमेंट जो है सीज कर सकती है, क्योंकि वो सिक्योरिटी तंत्र से जुड़े हैं, खुफिया एजेंसी से जुड़े हैं। और अगर इस तंत्र में जुड़े हैं तो उनको पहले ही शपथ दिलाया जाता है कि सरकार क्या कर सकती है, आपके मूल अधिकारों को क्या कर सकती है, सीज कर सकती है। ठीक है। आर्टिकल 34 बोलता है
कि अगर किसी क्षेत्र में नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की गई या मार्शल लॉ लगा है, तो सबसे पहले जो आर्टिकल 19 को सस्पेंड किया जाता है। और बाद में जो है 19 के अलावा जो अन्य मूल अधिकारों को सस्पेंड करना है, तो उसको अलग से क्या करेगा, राष्ट्रपति के द्वारा घोषणा किया जाएगा। और राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अन्य मूल अधिकारों को भी क्या कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है। क्या कर सकता है, अन्य मूल अधिकारों को भी वह सस्पेंड कर सकता है, बशर्ते इसको छोड़कर 21 और 21 छोड़कर सभी मूल अधिकारों को क्या कर सकता है, वह सस्पेंड कर सकता है। क्लियर चीज है ये, ठीक है। तो कुछ हम मूल अधिकारों के इसी के संदर्भ में कुछ हम आर्टिकल देख रहे हैं। तो क्या मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? आपको बार बार पहले ही बोला है कि वर्तमान में जो व्यवस्था है, कि वर्तमान व्यवस्था क्या है, हाँ। हाँ, मूल अधिकारों में क्या किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। मूल अधिकारों में क्या किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। मिनर्वा मिल्स के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट में 1980 में मिनर्वा मिल्स के संदर्भ में क्या है, क्या किया गया कि उस बशर्ते यही है कि क्या करना है, उसकी मूल संरचना को बनाए रखते हुए, मूल संरचना को बनाए रखते हुए। क्लियर चीजें। तो हाँ, संवैधानिक मतलब क्या, मूल अधिकारों में क्या किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते उसकी मूल संरचना को बनाए रखते हुए, ठीक है। मूल अधिकारों का संरक्षक संविधान ने किसको बनाया है, मूल अधिकारों का संरक्षण जो है संविधान ने किसको बनाया है, जुडिशरी को बनाया है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है, बेसिकली जो है सुप्रीम कोर्ट जो है मूल अधिकारों का क्या है, संरक्षक है। क्लियर चीज है ये, ठीक है। देखिएगा कुछ ये है कुछ संशोधन का विषय था। तो देखिएगा ये कुछ बताया कि आर्टिकल 13 से देखिएगा क्या मूल अधिकार की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है या खंड करती है। आर्टिकल 13 तो पहले की बात पर आया, शुरुआती हम देख रहे हैं, तो कोर्ट का जो निर्णय आया है समय से उसको देख रहे हैं। मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता, 13(2) में पहले ऐसा हो था। संसद ने प्रथम संविधान संशोधन में इसे 7वीं अनुसूची बनाई, जिसमें डाले गए विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं की जा सकती। इस संशोधन अनुच्छेद 15(4) को पुनर्स्थापित किया। शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार का मुकदमा 1951 में इसे चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने अभिमत दिया कि सांसद को दो प्रकार की विधायी शक्तियां प्राप्त है, एक साधारण शक्ति है, दूसरा है संवैधानिक शक्ति, आर्टिकल 368 के तहत, ठीक है। तो साधारण शक्ति के उपयोग से संसद विधि बनाती है और संवैधानिक शक्ति के उपयोग से रचनात्मक शक्ति प्रदान करती है, जो संविधान संशोधन संबंधित है। यह संशोधन विधि यह संशोधन विधि नहीं है, अतः इसे साधारण के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम संशोधन की वैध घोषित किया और इस संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति प्रदान हो गई। क्लियर चीज है ये। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान मुकदमा 1965 में सुप्रीम कोर्ट ने मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति को स्वीकार कर लिया। क्लियर चीज है ये, ठीक है। लेकिन गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। मौलिक अधिकारों की स्थिति विशिष्ट है, अतः कोई प्राधिकरण उसमें संशोधन नहीं कर सकता, अतः मूल अधिकारों में संशोधन नहीं हो सकता। बाद में सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध निर्णय को बाद में सुप्रीम कोर्ट ने विरुद्ध निर्णय का सिद्धांत प्रस्तुत किया और पहले के संशोधनों पर लागू नहीं जो और बोला कि पहले के संशोधन लागू नहीं होगा। अतः मूल अधिकारों में संशोधन को लेकर न्यायालय और विधायिका में हमेशा गतिरोध की स्थिति उत्पन्न होती रही। क्लियर चीज है ये, ठीक है। तो गोलकनाथ के बाद उत्पन्न कठिनाइयों से कारण संसद, देखिएगा सुनिएगा इसको, संसद 1971 में 24वां संविधान संशोधन, ठीक है। गोलकनाथ के बाद जो उत्पन्न कठिनाइयों को प्रकाश में संसद ने क्या किया, 1971 में 24वां संशोधन किया और इसके अंतर्गत संविधान में दो संशोधन किए गए, 13(4) जोड़ा गया। अनुच्छेद 13 कोई संसद द्वारा अनुच्छेद 368 के अधीन किए जाने वाले संशोधन लागू नहीं था। क्लियर चीज है ये। 13(4) जोड़ा गया कि अनुच्छेद 13 का कोई कथन संसद द्वारा अनुच्छेद 368 के अधीन दिए जाने वाले संशोधन को लागू नहीं होगा। मतलब संसद संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है, संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को अनुच्छेद 23 के अंतर्गत विधि नहीं माना जाएगा, ठीक है। मतलब इस पर कोर्ट जो है जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती। राष्ट्रपति संविधान संशोधन
कर अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य है। क्लियर चीज है, ये व्यवस्था कब हो रही है? यह जो 24वां संविधान संशोधन 1971 में ये बात हो रही है। क्लियर चीज है, 24वां संविधान संशोधन 1971 में यह बात हो रही है। क्लियर चीज है ये। न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई के लिए 13 सदस्यीय खंडपीठ का गठन किया और 7-6 के बहुमत से यह निर्णय लिया गया कि संसद में संविधान के किसी भाग में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। क्लियर चीज है ये, ठीक है। और किसी भी भाग में संशोधन करने की संसद को क्या है, शक्ति प्राप्त है। यह संशोधन अनुच्छेद 13(2) की विधि के अंतर्गत नहीं आता है। संविधान के संशोधन संसद को संविधान में संशोधन करने की व्यापक शक्ति प्राप्त है, लेकिन यह उस शक्ति का प्रयोग करके मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती। अतः न्यायालय ने इसे बाद में संसद के मूल अधिकारों के संशोधन को विद्यमानता को स्वीकार किया, लेकिन संविधान के मौलिक ढांचे की अवधारणा को प्रस्तुत किया। और सुप्रीम कोर्ट ने संसद को के संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित कर दिया। बाद में संविधान के आधारभूत ढांचे को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लाया गया। क्लियर चीजें। केशवानंद के मामले में दिए गए निर्णय के में 42वां संविधान संशोधन 1976 किया गया। यह व्यवस्था की गई कि संसद किए गए ये संविधान संशोधन किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। संसद को संविधान संशोधन की शक्ति की कोई सीमा नहीं हो सकती। 42वां संविधान संशोधन में बोला गया इस बात को कि अगर पार्लियामेंट क्या करते हैं, मूल अधिकार में संशोधन करती है, तो कहीं भी इसको क्या किया जा सकता है, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। क्लियर चीजें, ठीक है। संविधान ने 42वें संविधान संशोधन को मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मुकदमा 1980 में चुनौती दी। क्लियर है। 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से निर्णय किया कि अनुच्छेद 368 4 और 3 संविधान के आधारभूत लक्षणों का उल्लंघन करती है, अतः यह वैध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति मौलिक ढांचे का भाग है, और संविधान ने मौलिक ढांचे की अवधारणा को संविधान की गतिशीलता बताया और संविधान की सर्वोच्चता को बताया, और सरकार के विभिन्न अंगों के संतुलन को स्थापित करता है, और मौलिक अधिकार और नीति तत्वों को भी समन्वय स्थापित करता है। मतलब आज हम बात कर, जितने भी संवैधानिक हमने डेवलपमेंट की बात की, तो आज के संदर्भ में यही बच सकते हैं कि हाँ, संसद क्या कर सकती है, मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। संसद क्या कर सकती है, वह मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। ये बहुत सारे जुडिशियल डिसीजन है, ठीक है। बशर्ते क्या है उसका, मूल संरचना में बिना परिवर्तन, तो मूल संरचना में कोई परिवर्तन नहीं करेगा, कोई परिवर्तन नहीं करेगा। ये चीजें, ठीक है। अगर मूल संरचना में परिवर्तन होता है, तो वह कोर्ट क्या कर सकती है, जुडिशियल रिव्यू करके ऐसे कानून को क्या कर सकती है, निरस्त कर सकती है। तो ये क्या है, मूल अधिकार से संबंधित जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, उसकी हम बात किए। इस संदर्भ में बहुत से इंपॉर्टेंट जो है, उसमें है गोलकनाथ का केस है, पंजाब राज्य। फिर है 24वां संविधान संशोधन है, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य मुकदमा 1973, जिसमें निर्णय लिया गया कि संविधान तो संसद क्या कर सकती है, वो फंडामेंटल मूल अधिकार में क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। फिर 42वां संविधान संशोधन द्वारा कुछ चेंजेस किए गए। फिर 42वां संविधान संशोधन के बाद जो है ये मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मुकदमा में क्या किया, बेसिक स्ट्रक्चर या मूल संरचना का विषय लाया गया, और मूल संरचना के आधार पर कोर्ट को यह अधिकार दे दिया गया कि क्या कर सकती है, वह जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। क्लियर चीजें। ये क्या है, ऐतिहासिक डेवलपमेंट है, किससे रिलेटेड, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, ठीक है। तो आपने फंडामेंटल राइट्स देखा, आपने पांचों छह फंडामेंटल राइट्स को देख लिया, फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार देखा, फिर उसके जो कोर्ट के जो निर्णय हैं उसको आपने देखा, न्यायालय के जो निर्णय देखा, और 42वां संविधान संशोधन में देखा केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य मुकदमा 1973, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, 24वां और 42वां संविधान संशोधन, और जो है आपका लास्ट जो है मिनर्वा मिल्स वाला जो केस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मौलिक मूल अधिकार से रिलेटेड। क्लियर चीजें। तो आज का आपका जो क्लास है मौलिक अधिकार से रिलेटेड समाप्त होता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य की क्या है, नीति निर्देशक तत्व। इस संविधान का कौन सा है, भाग 4 है, ठीक है। और भाग 4 है, और ये नीति निर्देशक तत्व से रिलेटेड जो आर्टिकल है
कौन सा कितना आर्टिकल है, भाग संविधान का भाग कौन सा है यह? संविधान का भाग 4 है। और आर्टिकल जो है 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक जो है वह डीपीएसपी शॉर्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात की गई है। क्लियर चीजें। और यह जो लिया गया है, कहाँ से लिया गया है भारत के संविधान में? यह लिया गया कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से यह क्या है, प्रेरित है। किससे प्रेरित है ये? आयरलैंड के संविधान से। राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो है कहाँ से प्रेरित है? ये भाग 4 है ये संविधान का। ठीक है। आर्टिकल आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक ये आता है। और कहाँ से लिया गया है यह? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है यह? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। क्लियर चीज है ये। ठीक है। भारत के संविधान के भाग 4 में राज्य की निधि नेतृत्व भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता है। यह भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। कैसी अनोखी व्यवस्था है उसको हम देखते हैं। ठीक है। नीति निदेशक तत्वों को हम मान्यताओं को ऐसे प्रक्षेपास्त्र की संज्ञा दे सकते हैं जो क्या करते हैं, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना को करते हैं। कैसे करते हैं? यह कल्याणकारी राज्य की स्थापना को प्रेरित करते हैं। ठीक है। आरक्षी राज्य की स्थापना तो उद्देश्य से नहीं है ये। फिर चीजें कल्याणकारी राज्य की स्थापना, देखिए नाम से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब ये किसको बनाया गया? ये डायरेक्ट मतलब ये किसको निर्देशित करता है? हमारे संविधान के जो बनाने वाले लोग हैं, जो पार्लियामेंट या विधानसभा में बैठे लोग, उनको क्या करता है? निर्देशित करता है। निर्देशित क्या कर रहा है? ये आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक हमने जो बातें की गई हैं, वो क्या करना है? हमारा भारत को हमने इतनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों से हमने लड़ाई लड़ा, हमके एक आदर्श भारत, एक आदर्श समाज की हम कल्पना कर रहे हैं, एक कल्याणकारी राज्य की हम स्थापना करने का उद्देश्य है हमारा, एक समाजवादी समाज की स्थापना करने का उद्देश्य है, एक उदारवादी सोसाइटी का स्थापना का उद्देश्य है। इसी उद्देश्य के प्रति क्या करना है? हमको आगे बढ़ना है। और जैसे जैसे सरकारें जो हैं आर्थिक रूप से या सामरिक रूप से सक्षम हो जाएंगी, जो डीपीएसपी में जो बातें की गई हैं उसको धीरे धीरे क्या करेगा, वह संविधान को लागू करने की क्या करेंगे, कोशिश करेगा। तो यह जनता को नहीं दिया गया है, यह किसको दिया गया है? यह कानून बनाने वाली संस्थाओं में जो लोग बैठे हैं, उन लोगों को यह निर्देशित किया गया है इसके माध्यम से कि भारत का उद्देश्य क्या है, इस कॉन्स्टिट्यूशन का उद्देश्य क्या है, इस संविधान का उद्देश्य क्या है। संविधान का एक उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी समाजवाद और उदारवादी समाज की स्थापना करना। और इस कारण ऐसे हम क्या कर सकते हैं, समाज की स्थापना इन कारणों से कर सकते हैं क्योंकि अभी हम गुलामी की स्थिति से होकर आए हैं। इसलिए समय समय पर जब हम आर्थिक रूप से सक्षम होते चले जाएंगे, तो कल्याण एक वेलफेयर स्टेट्स की ओर हम क्या करेंगे, अग्रसर होंगे। इसी उद्देश्य से कुछ कानून जो है, जो नागरिकों को क्या होगा, अब संविधान संशोधन के द्वारा जो है करके एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर देंगे। इसी उद्देश्य तो है से जो है डीपीएसपी को भारत के संविधान में जगह दिया गया। और यह जो है इंस्पायर्ड था आयरलैंड के संविधान से। क्लियर चीज है ये। तो जिसके उपलक्ष्य में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी बोला है, निदेशक तत्वों का उद्देश्य जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करना है, सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है। क्लियर चीज है ये। ठीक। ठीक है। केशवानंद भारती वर्सेस केरल मुकदमे में भी हाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राजनीति निजी तत्वों के पीछे कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है। किसकी भावना निहित है? कल्याणकारी राज्य की भावना निहित है। क्लियर चीज है ये। ठीक है। तो भारत का संविधान मूल क्या है? भारत का संविधान जो है मूलतः क्या है, सामाजिक प्रलेख है। और इसके अधिकांश प्रावधान या तो प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक क्रांति के लक्ष्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाए गए हैं, या अप्रत्यक्ष रूप से उस क्रांति को प्रोत्साहित करते हैं जिन्हें उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संविधान ने अनुच्छेद 36 से 51 तक देश की आर्थिक सामाजिक स्थितियों में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से कुछ आदर्शों का उल्लेख किया है। और इन्हीं आदर्शों को हम नीति निदेशक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। वास्तव में नीति निदेशक सिद्धांत मूल अधिकार की राजनीतिक लोकतंत्र की अवधारणा को सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की अवधारणा से जोड़कर
सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की अवधारणा से जोड़कर संविधान की प्रस्तावना की मूल भावना को यथार्थ रूप प्रदान करने की दिशा में राज्य को मार्गदर्शन के रूप में स्थापित है। क्लियर चीज है। तो राज्य को क्या करता है यह? राज्य को मार्गदर्शन देता है। आपको पहले ही बताया कि ये जनता के लिए नहीं है। जो अथॉरिटी है, जो कानून का निर्माण कर रही है, जो हमारा लेजिस्लेचर है, और लेजिस्लेचर में बैठने वाले जो लोग हैं, उनको ये निर्देशित कर रही है कि देश के शासन का मूल मत क्या है। ठीक है। इसको मूल मत क्या है उसको बताता है। सिद्धांत देश के शासन के मूलभूत है। तो सिद्धांत देश के शासन के मूलभूत है, अर्थात यह अपेक्षा की जाती है कि सरकार इन सिद्धांतों को शासन की मूल धारा के रूप में क्या करेगी? स्वीकार करेगी। क्लियर चीज है ये। इसी मतलब हमारा डीपीएसपी कैसा है? डीएसपी डीपीएसपी जो है न्याय योग्य नहीं है। कहने का मतलब इसको कि ये व्यक्ति को नहीं दिया गया, या किसी व्यक्ति को नहीं दिया गया, व्यक्तिगत नहीं है, किसी व्यक्ति को प्रदान नहीं किया गया। यह निर्देश है। किसको दिया गया है? नीति पॉलिसी मेकर, नीति निर्णय जो निर्णायक हैं, उन लोगों को यह निर्देश किया दिया गया है। क्लियर चीजें। ठीक है। इसके माध्यम से क्या है? एक आदर्श राज्य की स्थापना का उत्तरदायित्व आने वाली सरकारों पर छोड़ दिया गया है। इन आदर्शों का पालन न करने का अर्थ होगा संविधान निर्माताओं के समुचित, समृद्ध और संपन्न भारत के स्वरूप को तिलांजलि देना। अगर कोई सरकारें जो चुन कर आती हैं, इन डीपीएसपी में जो कई बातें उसका पालन नहीं करती हैं, मतलब हमारा भारत को जो है समृद्धि, सम्मान और स्वरूप को क्या कर रहे हैं? वह तिलांजलि दे रहे हैं। ठीक है। इसी उद्देश्य से जो है डीपीएसपी को जो है भारत के संविधान के भाग 4 में स्थान दिया गया है। स्थान दिया गया है। क्लियर चीज है ये। तो नीति निषेधक सिद्धांत का हम वर्गीकरण करते हैं तो 3 उद्देश्यों का के आधार पर हम वर्गीकरण कर सकते हैं। पहला समाजवादी सिद्धांत है, दूसरा गांधीवादी सिद्धांत है, और तीसरा क्या है? उदारवादी सिद्धांत है। और तीनों जो बातें हैं, ये आर्टिकल जो है 36 से लेकर 51 तक की गई हैं। जो भारत के और बहुत सारे जो इसमें बातें की गई हैं, आज वो क्या है? वह कानून का रूप ले चुके हैं। आज वह क्या कर रहे हैं? रूप ले चुके हैं। आज उस पर विधि स्थापित हो चुकी है। क्लियर चीजें। बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें विधि के रूप में उसके स्थापित कर दिया गया है, और अभी भी कुछ ऐसे हैं वो जो विधि के रूप में भी स्थापित नहीं है, जिसमें से एक है 44 44th आर्टिकल जो है कॉमन सिविल प्रोसीजर, जो है कॉमन सिविल कोड जो है, उसको अभी तक लागू नहीं किया गया है। क्लियर चीज है ये। तो 36 से 51 तक बहुत सारी चीजों को इसमें क्या बना दिया गया है? विधि का रूप दे चुका है। क्लियर चीज है ये। तो कितने प्रकार के सिद्धांत है? समाजवादी सिद्धांत है, गांधीवादी सिद्धांत है, और उदारवादी लोकतंत्र की क्या किया गया है? स्थापना करने की बात की गई है। तो ऐसे कौन कौन से आर्टिकल में हमारे पास हैं जो एक समाजवादी सिद्धांत की हमें बात करता है? तो समाजवादी सिद्धांत के संदर्भ में जो आर्टिकल हैं, वो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ही देखिएगा, समाजवादी राज्य बनाने की घोषणा की गई है। कैसे राज्य बनाने की घोषणा की गई है? समाजवादी राज्य बनाने की घोषणा की गई है। समाजवाद के संदर्भ में कतिपय विवादों में सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या करते हुए कहा है कि समाजवाद का मूल तत्व कमजोर वर्ग और कर्मकारों के जीवन स्तर को ऊंचा करना है। मतलब समाजवाद का मेन मतलब क्या है? कि समाज में किसी प्रकार का शोषण न हो। किसी प्रकार का क्या हो? शोषण से मुक्त समाज। तो सभी प्रकार के शोषणों से मुक्त समाज जो है, वह क्या कहलाएगा? समाजवाद कहलाएगा। समाजवाद कहलाएगा। क्लियर चीज है ये। ठीक है। तो समाजवाद का मूल तत्व क्या है? जो समाज के जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, ठीक है, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का सबको क्या करेगा? सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देगा। और सब ठीक है। और इसी संदर्भ में जो है स्थान दिया गया है। क्लियर चीजें। देखिए कुछ आर्टिकल की हम बात करते हैं। देखिएगा, राज्य अपनी नीति द्वारा इस प्रकार का संचालन करे कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध हो। क्लियर चीज है ये। क्या है यह? सामाजिक व्यवस्था स्थापित करता है। ठीक है। समान कार्य के लिए समान वेतन और रोजगार के समान अवसर, आर्टिकल 39। क्लियर चीज है ये। समान कार्य के लिए समान वेतन और स्त्री पुरुष के भी किसी प्रकार का
भेदभाव नहीं करेगा। पुरुष और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन, ये सब चीजें हमारी स्थापित हो चुका है। आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार की होनी कि धन और उत्पादन के साधनों का अहितकारी संकेंद्रण न हो। मतलब आर्टिकल 39 में क्या हो रहा है, धन के उत्पादन और साधनों का अहितकारी संकेंद्रण न हो। क्लियर चीजें, मतलब धन जो है किसी एक ही व्यक्ति के हाथ में ना चला जाए। इसके लिए क्या हमारा टैक्सेशन सिस्टम है। टैक्सेशन सिस्टम के माध्यम से क्या करता है, जिसकी ज्यादा इनकम होती है उसको ज्यादा टैक्स देना पड़ता है, तो सरकार उससे क्या करती है और टैक्स के रूप में पैसा पैसा लेती है। आज देखिए पुरुष और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाता है, ठीक है। और क्लियर चीज है ये। और सभी व्यक्ति को क्या करना है, सामान्य साधन जीविका का पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार कैसे होगा, सरकार इसकी व्यवस्था करेगी। क्लियर चीज है ये, ठीक है। राज्य का यह दायित्व तो होगा कि वह काम पाने, शिक्षा पाने, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, निःशक्तता, अन्य अभावों की दशा में लोक सहायता पाने के नागरिक को प्राप्त कराने के लिए क्या करेगा, उपबंध करेगा। लेकिन इस उपबंध कराने के लिए हमें आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमा को भी ध्यान में, हाँ, क्लियर चीजें। तो आज बहुत सारे ऐसे कानून बनाए बनाए जा रहे हैं, जैसे काम पाने का, शिक्षा पाने का, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, निःशक्तता की स्थिति में क्या किया जाता है, सरकार के द्वारा बहुत सारे सहयोग दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो होते हैं, राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को प्रसूति सहायता के लिए भी उपबंध करेगा। क्लियर है, ये महिलाओं के संदर्भ में है। मतलब कहानी देखिए, पहला तो है इसमें देखिए, राज्य सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूर मतलब एक फिक्स मजदूरी तय करेगा जिससे उसका शोषण ना हो, ठीक है। जो मिनिमम वेजेस होते हैं वो राज्य सरकारें द्वारा तय किया जाएगा, कि उनके जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने के दशा में उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों के भाग लेने सुनिश्चित करने के लिए आर्टिकल 43, आर्टिकल 40, पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और बालकों को की अवस्था का दुरुपयोग रोकना, आर्थिक व्यवस्था के कारण आयु और शक्ति के दुरुपयोग आर्टिकल 39(5), ये सब क्या है, समाजवादी राज्य की स्थापना कर रहे हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 40 क्या करता है, प्रसूति सहायता, मतलब जो मतलब जहाँ पे जिस कार्यालय में देखिए दो चीजें हैं, जिस कार्यालय में महिलाएं काम कर रही हैं, एक कार्यालय का माहौल ऐसा किया जाए कि महिलाएं उसके अनुरूप कार्य कर सके। दूसरा, अगर महिलाएं मतलब प्रसूति ले रही हैं तो उनको सरकार के द्वारा किया जाएगा अथॉरिटी के द्वारा क्या किया जाएगा, प्रसूति सहायता दिया जाएगा। और 43 क्या है, कर्मकारों के लिए एक निर्वाह मजदूरी गवर्नमेंट के द्वारा मिनिमम वेजेस जो है गवर्नमेंट के द्वारा की जाएगी, तय की जाएगी, ठीक है। और आर्टिकल 43 का जो है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो ऐड किया गया है यहाँ पर आर्टिकल 43 ए, तो मतलब मैनेजमेंट जो बनेगा, किसी भी कंपनी का उद्योग का जो मैनेजमेंट बनेगा, उसमें जो है कर्म मतलब वर्कर्स वर्कर्स से भी एक प्रतिनिधि के रूप में आएगा, तभी वो मैनेजमेंट को क्या किया जाएगा, मान्य किया जाएगा, नहीं तो उसको मैनेजमेंट को क्या कर दिया जाएगा, उसको मान्यता नहीं दी जाएगी। क्लियर चीजें। इसी प्रकार देखिए 39 का क्या बोलता है, कि निःशुल्क न्यायिक सहायता की व्यवस्था की, सभी को न्याय पाने का अधिकार है, इसलिए 42वां संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया, 39 का में ऐड किया गया है कि सभी व्यक्तियों को क्या दिया जाएगा, निःशुल्क कानूनी सहायता देने का प्रावधान किया गया है। क्लियर चीजें। तो कुछ आर्टिकल जो है क्या है, यह जो समाजवादी राज्य की स्थापना करने पर बल देता है, जिसमें हमने देखा आपका आर्टिकल 38, 39, 40, क्लियर चीज नहीं, 40 नहीं है तो आर्टिकल 41, आर्टिकल 42, 43, 43 ए, ये सब क्या है, ये समाजवादी समाज की स्थापना पर क्या करते हैं, बल देते हैं। क्या करते हैं, यह समाजवादी राज्य की स्थापना पर क्या करते हैं, यह बल देते हैं। तो ठीक है, तो पहला मूल अधिकार हमने देखा, डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य क्या है, समाजवादी सिद्धांत, सोशलिस्ट प्रिंसिपल। क्लियर चीजें, क्लियर है ये सब चीजें। राज्य अपनी इस प्रकार नीतियों का संचालन करेगा कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिक को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, सभी को कार्य प्रदान किया जाए, ठीक है, सभी को निःशुल्क क्या हो, कानूनी सलाह दिया जाए, ये कानून के रूप में स्टेब्लिश हो चुका है, आर्टिकल 39 में है, ठीक है। धन और उत्पादन के साधनों का अहितकारी संकेंद्रण न हो, टैक्सेशन सिस्टम है, ठीक है। आर्टिकल 42 काम की न्याय संगत और मानुषिक दशाओं के लिए तथा प्रसूति सहायता पाने का उपबंध किया गया है, ठीक है। आर्टिकल 41 भी, आर्टिकल 42, आर्टिकल 43, आर्टिकल 39(5), ये सब क्या है, एक समाजवादी राज्य की स्थापना करने पर जोर देते हैं।
क्लियर है चीजें। अब दूसरा हम देखते हैं गांधीवादी सिद्धांत। दूसरा क्या है यह? गांधीवादी सिद्धांत है, क्योंकि हमारा जो देश, अधिकांश संविधान के बनाने वाले जो लेख थे वो गांधीवाद के सिद्धांत से, गांधी से ज्यादा प्रभावित थे। इसलिए गांधी से प्रभावित थे, समर्थक भी थे, इसलिए गांधी के सिद्धांतों को भी डीपीएसपी में डाला गया है। ठीक है, तो अधिकांश संविधान निर्माताओं की संख्या, मतलब कांग्रेसियों की संख्या सर्वाधिक थी, इसमें गांधी के समर्थकों को प्रभुत्व था। तो ये समतान्य भी आर्थिक सामाजिक अवधारणा, गांधी जी भी क्या थे? आर्थिक सामाजिक अवधारणा के समर्थक थे। अतः निधि निर्देशक सिद्धांतों में गांधीयन थॉट्स को भी डाला गया है। तो कौन से हैं? ग्राम पंचायतों का गठन। फिर चीजें ये आर्टिकल 40 में क्या बोला गया है? ग्राम, तो गांधी जी क्या बोलते थे? गांव का विकास पर ज्यादा जोर दिया। अगर देश का विकास करना है तो सबसे पहले क्या होगा? गांव का विकास। तो गांव का विकास कब होगा? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर से होगा। इसी उद्देश्य से महात्मा गांधी जो है हमेशा स्वतंत्रता के आंदोलनों में पंचायती राज व्यवस्था की हमेशा तारीफ करते थे, हमेशा उसका पक्षधर थे। इसलिए जो है पंचायती राज व्यवस्था को डालने का आर्टिकल 40 में रखा है। जैसे ही देश आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से सक्षम हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्थाओं को लागू करेगा। इसके लिए पंचायती राज व्यवस्थाओं के लिए आज कानून बन गया है। इसके लिए क्या किया गया? 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, 73वां जो है संविधान संशोधन किया गया, और उसके माध्यम से ये व्यवस्था की गई पूरे भारतवर्ष के संदर्भ में क्या होगा? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के स्वरूप को स्वीकार किया गया। इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे जब पंचायती राज पढ़ेंगे। क्लियर चीज है ये। दूसरा, अनुसूचित जाति जनजाति दुर्बल वर्गों के हितों में वृद्धि के लिए क्या करेगा? वह प्रयास करेगा। इसलिए हमारे भारत के संविधान में क्या है? बहुत सारे प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति जनजाति और समाज के जो दुर्बल वर्ग है, विकलांग है, बुजुर्ग हैं, ठीक है, अन्य दुर्बल वर्ग है, उनकी क्या क्या हितों की वृद्धि के लिए क्या करेगा? सरकार कानून बनाएगा। बहुत सारे ऐसे कानून है अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य जो डिसेबल्ड पर्सन है, दुर्बल पर्सन है, उनके जिंदगी जीवन को बेहतर करने के लिए सरकार द्वारा क्या किया जा रहा है? बहुत सारी पॉलिसियां चलाई जा रही है। फिर नेक्स्ट है ग्रामों में कुटीर उद्योगों के व्यक्ति को सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रावधान किया गया। ठीक है, आर्टिकल 43 की हम बात करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 43 में जोड़ा गया है ये। ठीक है, अंतिम पंक्ति में बोला गया है। फिर है आर्टिकल 47, मादक पेय और हानिकारक औषधियों के प्रयोजन से भिन्न का निषेध किया। मतलब कि हमने समाज को अगर उन्नत करना है, यहाँ पर क्या मादक द्रव्य पदार्थों का जो उत्पादन है उसको क्या करना, और सेवन जो है दोनों को रोकना पड़ेगा। ये आर्टिकल 47 में है। ठीक है, 47 का जो है दूसरा पार्ट है। 47 का क्या है? यह दूसरा पार्ट 47(2) है। ये 47(1) क्या है? वह लोगों के जीवन को ऊंचा उठाने का हमेशा प्रयास किया जाएगा। उसी का दूसरा पॉइंट पॉइंट है ये। दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिषेध लगाया जाता है, आर्टिकल 48। ये भी गांधी थॉट्स ऑफ डेवलपमेंट से लिया गया है। क्लियर चीज है ये। द कृषि और पशुपालन संगठन को, हम उन पशुओं को हमको वध से रोकना है जो क्या है? कृषि। और कृषि क्या होती है? कृषि हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था का रीढ़ था वो। तो कृषि को बचाने के लिए दुधारू पशुओं पर के वध पर प्रतिषेध लगाने की बात की गई है। क्लियर चीजें। ये कौन किस, क्या, जितने भी हम आर्टिकल अभी दिख रहे हैं वो किससे हैं? गांधीयन थॉट्स ऑफ डेवलपमेंट से है। यह गांधीवादी गांधीवादी विकास मॉडल पर आधारित हैं। किस पर आधारित हैं? यह गांधीवादी विकास मॉडल पर क्या है? आधारित हैं। ठीक है, तो डीपीएसपी में किन तीन सिद्धांतों को लिया गया है? समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदारवादी सिद्धांत। तो गांधीवादी सिद्धांत के संदर्भ में आर्टिकल 39(1), 39(4), आर्टिकल 39, सॉरी, गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत आर्टिकल 40, 46, 47, 43 और 48 आते हैं। क्लियर चीज है ये। दूसरा है एक उदारवादी लोकतंत्र की बात करते हैं। उदारवादी लोकतंत्र में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, उदारवादी लोकतंत्र के अंतर्गत देख रहे हैं। उससे रिलेटेड जो आर्टिकल है देखिएगा, एक निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था, ये हमारे आर्टिकल 45। तो आज आरटी एक्ट ला दिया गया, आरटी एक्ट ला दिया गया है, 86वां संविधान संशोधन किया गया। और इसके माध्यम से क्या किया गया? जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको सरकार क्या करेगी? वह निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, शुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगी। निःशुल्क क्या करेगी? वह व्यवस्था करेगी। क्लियर चीजें। फिर है समान नागरिक संहिता। मतलब भारत के जितने भी नागरिक हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी को बिलोंग करना हो, कानून क्या होना चाहिए? सभी के लिए एक होना चाहिए।
क्लियर चीज है ये बात किया गया है। ठीक है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ये समाजवाद भी है और उदारवाद भी, आर्टिकल 39A के माध्यम से इसको शामिल कर लिया गया है। कृषि और पशुपालन का संगठन, ये भी उदारवादी है। ठीक है। पशुओं का संरक्षण। ठीक है। तीसरा, पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन तथा वन्य या वन्य जीवों की रक्षा, आर्टिकल 48A। मतलब हमको क्या प्रयास करना है, पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान करना है, उसका संवर्धन की बात करना है, वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा पर हमको बात करना है। आर्टिकल 48A, आर्टिकल 48A। क्लियर चीज है ये। पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा, आर्टिकल 49। आर्टिकल 49। आर्टिकल 49 में होगा ऐतिहासिक धरोहरों की रक्षा करना। आर्टिकल 8, 48 और 48 ये क्या है, पर्यावरण संरक्षण संवर्धन। आर्टिकल 48 पर्यावरण संरक्षण है, और आर्टिकल 49 जो है ऐतिहासिक और राष्ट्र के महत्व की चीजों की बात की गई है। यहाँ पर ऐतिहासिक और राष्ट्र के महत्व की चीजों की बात की गई है। आर्टिकल जो 50 है वह कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक्करण की बात की गई है। क्लियर है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण की बात कही है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, भारत सरकार की जितनी भी पॉलिसी होगी उसमें यह प्रयास करेगा जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की भावना क्या हो, सुनिश्चित हो। ये जितने भी सिद्धांत हैं वो कैसे हैं, ये उदारवादी सिद्धांत है। उदारवादी सिद्धांत के संबंध में आर्टिकल को मैं आपकी स्क्रीन पर लिख दे रहा हूँ, तो देख लीजिएगा उदारवादी सिद्धांत से संबंधित कौन कौन से आर्टिकल हैं, तो देख लीजिएगा यहाँ पर कौन कौन से आर्टिकल है। देखिएगा आर्टिकल 45, आर्टिकल 45 है। ठीक है। आर्टिकल 44 है। क्लियर चीजें। आर्टिकल 48 है। ठीक है। आर्टिकल 48A है। आर्टिकल 49 है। आर्टिकल 50 है। ठीक है। और आर्टिकल 51 है। यह किस सिद्धांत पर आधारित है, यह उदारवादी सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है यह, उदारवादी सिद्धांत पर आधारित है। तो आप इसको देख लीजिए, आर्टिकल 44, आर्टिकल 45, आर्टिकल 48, आर्टिकल, ठीक है, और आर्टिकल 49, 50 और 51 जो है उदारवादी सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है। तो देखिएगा विधायिका के नीति निर्देश तत्व के प्रति दृष्टिकोण क्या है, थोड़ा सा हम इस पर चर्चा करते हैं। मुख्य मेंस ओनली फॉर मेंस ओनली परीक्षा के लिए है, एग्जाम में आप क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं इसको। विधायिका ने आरंभ से ही सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए कानून बनाने का प्रयास किया। विभिन्न संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से नागरिकों के लिए संपूर्ण समाज की स्थापना का प्रयास समय समय पर विधायिका के द्वारा किया गया। तो 1951 में पहला संविधान संशोधन किया और 31 का जोड़ा गया। इसके साथ ही भूमि सुधार अधिनियम 9वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया। अनुच्छेद 30 का जोड़ा गया। इसके अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि 9वीं अनुसूची से शामिल अधिनियमों को वैधानिकतापूर्ण न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है। मतलब 25वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा देखिएगा 31 का जोड़ा गया। और इसमें क्या करें, निर्देश के धन के उत्पादन के साधनों को सामाजिक वितरण योजना लागू करने वाली अनुच्छेद 16 और 31 को असंगत होने के कारण शून्य नहीं होगी। ठीक है। नीति निर्देश सिद्धांतों को लागू कराने की दिशा में विधायिका द्वारा किए गए प्रयासों में सबसे महत्वपूर्ण प्रयास जो था वो 42वां संविधान संशोधन था। इस संशोधन द्वारा समाजवादी शब्द जोड़ा गया। समाजवादी शब्द व्याख्या सामाजिक आर्थिक सुधारों के साथ समान अवसर उपलब्ध कराता है। इसी उद्देश्य से विस्तार के संशोधन में भाग 4 में कुछ नए उपबंध गए। ठीक है। अनुच्छेद 39 का भी स्थापना किया गया। अब हम 43 ये भी स्थापना किया गया। 48 को भी जोड़ा गया। ठीक है। सब 42वां सब क्या कब जोड़ा गया, यह 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। क्लियर चीज है ये। 44वें संविधान संशोधन द्वारा आर्थिक न्याय अवसर की समानता सुनिश्चित कराने के लिए आर्टिकल 38 बी जोड़ा गया। यह केवल आय की असमानता बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न व्यवसाय के सभी लोगों में प्रतिष्ठा और अवसर की असमानता को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया। कब ये जोड़ा गया, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से जोड़ा गया। 38(2) जोड़ा गया। क्लियर चीज है ये। तो 38(2) क्या करता है, जोड़ा गया, जिसके अंदर केवल आय की असमानता बल्कि विभिन्न क्षेत्रों व्यवसाय में लगे लोगों के मध्य प्रतिष्ठा और अवसर की असमता समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। संविधान का 46वां संविधान संशोधन क्या करता है, 6 से 14 वर्ष के बालकों को लेता है। ये 46 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये। क्लियर चीज है ये। ठीक है।
इस प्रकार के विभिन्न संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से विधायिका ने सामाजिक न्याय स्थापित करने का प्रयास कर रही है, और कई बार जब मूलाधिकार प्रभावित होता है, संरक्षण का उत्तरदायित्व भी न्यायपालिका पर ही है इसका। क्लियर चीज है ये। तो ये हमने क्या देखा, डीपीएसपी को देखा। ठीक है, डीपीएसपी को हमने देखा है। ये कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया। डीपीएसपी के तीन मूल तत्व हैं, सिद्धांत पहला है समाजवादी, गांधीवादी सिद्धांत और उदारवादी लोकतंत्र। इसी के अंदर जो है आप सारे आर्टिकल को क्या कीजिएगा, डिक्टेट कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। क्लियर चीज है ये। अब देखते हैं थोड़ा सा मौलिक अधिकार, और जैसे मौलिक अधिकार और स्टेट के पीएससी में कभी क्वेश्चन आते हैं तो आप इसके कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे मेंस में लिखने के लिए। तो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में जो प्रमुख अंतर है उसी को मैं दिया गया हूँ। ऐसे तो अंतर आप लिख सकते हैं, 10-11 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त क्या है, वाद योग्य है। मौलिक अधिकार क्या है, राज्य के विरुद्ध प्राप्त है और वाद योग्य है, जबकि नीति निर्देशक तत्व जो है वह वाद योग्य नहीं। तो इस पर प्रकार का हम क्या कर सकते हैं, जुडिशरी में नहीं जा सकते। ठीक है, मौलिक अधिकार क्या है, व्यक्तिनिष्ठ है, जबकि निर्देशक तत्व क्या है, समाजनिष्ठ है। ये व्यक्तिनिष्ठ है और ये क्या है, सामाजिक है। ये मौलिक अधिकारों का युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यहाँ पर क्या है, मौलिक अधिकारों में क्या है, सीमित किया जाए। मौलिक अधिकारों क्या किया जा सकता है, सीमित इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, मार्शल लॉ, सिक्योरिटी तंत्र से जुड़े लोगों को सब क्या 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 सीज किया जा सकता है। लेकिन निर्देशक तत्व क्या है, यह नीति निर्देशक तत्व क्या है, यह प्रतिबंधों से मुक्त है। यहाँ पर किसी प्रकार का प्रतिबंध, यह नीति निर्देशक तत्व प्रतिबंध से मुक्त है। क्लियर चीज है ये। मौलिक अधिकार, सॉरी, मौलिक अधिकार का कानूनी महत्व है, जबकि निजी अस्तित्व का मात्र क्या है, ये उपदेश मात्र है। कैसे हैं, यह केवल उपदेश मात्र है। ठीक है, केवल कैसे हैं, यह उपदेश मात्र है। का कानूनी महत्व है, किसका, एफआर का कानूनी महत्व है, जबकि डीपीएसपी क्या है, उपदेश मात्र है। मौलिक अधिकार राज्य की शक्ति की सीमाओं को निश्चित करता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व जो है राज्यों को कार्य करने की प्रेरणा देता है। याद रखिएगा ये पॉइंट जो मैं मेजर 5 पॉइंट लेकर चला हूँ, आप लोग और आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मौलिक अधिकार राज्य की शक्ति की सीमाओं को निश्चित करता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व राज्य को कार्य करने की क्या करता है, यह प्रेरणा देता है। मौलिक अधिकार पर परों पर युक्ति और प्रतिबंध लगाया जा सकता है, जबकि टीपीएसपी क्या है, ये प्रतिबंध से मुक्त है। मौलिक अधिकार व्यक्तिनिष्ठ है, जबकि नीति निर्देशक तत्व क्या है, समाजनिष्ठ है। क्लियर चीज है ये। तो आप ये प्रमुख अंतर देख लीजिएगा मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में। मौलिक अधिकार को तीन चीजों में बांट के रखिएगा। ठीक है, और ये मौलिक अधिकार से रिलेटेड जो है आपके, हाँ, ये कंप्लीट होती है। इससे मौलिक अधिकार डीपीएसपी से रिलेटेड जो है कक्षाएं जो है आपकी कंप्लीट होती है। क्लियर चीज है ये। इसी प्रकार जो आज की क्लास में हम तीसरा चैप्टर देखते हैं वो है मौलिक कर्तव्य। क्या है वह, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। क्या है ये, एफडी, जिसको फंडामेंटल ड्यूटीज हम देख रहे हैं। क्लियर चीज है ये। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, तो देखिएगा फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है। यह मौलिक कर्तव्य जो है, देखिएगा पहले तो है कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लिया गया, तो यह यूएसएसआर से लिया गया। कहाँ से लिया गया, यह यूएसएसआर से लिया गया है। यूएसएसआर पहले क्या था, रशिया, और रशिया के जो समाज से कुछ देश जो जुड़े हुए थे, बाद में तो यूएसएसआर का ब्रेक हो गया। यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट स्टेट्स ऑफ रशिया इसका नाम था। आज वो ब्रेक हो चुका है, लेकिन कहाँ से लिया गया, यह यूएसएसआर से लिया गया। ठीक है, मूल संविधान में इसकी व्याख्या नहीं थी। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया है। क्लियर चीज है ये। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किस समिति के सिफारिश पर, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर इसे भारत के संविधान में जोड़ा गया है। जो हमारा मूल संविधान था उसकी संख्या कितनी थी, जो मूल संविधान था उससे फंडामेंटल ड्यूटीज की जो संख्या थी वह ओनली 10 थी। आज कितना है, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा यहाँ पर जो है 11वां भी मौलिक अधिकार का मौलिक कर्तव्य जो है वह जोड़ दिया गया है, जो बच्चों की शिक्षा संबंधित है। पेरेंट्स को वो कर्तव्य बताया गया है कि हर
पेरेंट्स का यह कर्तव्य होगा, जिनके अधीन जो है, जिनके पास जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, चाहे पेरेंट्स हो चाहे गार्जियन हो, कोई भी संरक्षक हो, उसका अधिकार होगा कि इसके स्कूल जाने की क्या करे, व्यवस्था करे। इस प्रकार वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं? हमारे पास 11 मूल कर्तव्य हैं। ठीक है। तो भारत के जो सभी नागरिकों का जो मूल कर्तव्य है, इसको संविधान के कौन से आर्टिकल में जोड़ा गया? संविधान के भाग 4(1) में आर्टिकल 51(a) में इसको शामिल किया गया है। क्लियर चीज है ये? ठीक है ये? ठीक। देखिए क्या क्या है। संविधान का पालन करे, सभी नागरिक संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें। तीसरा, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें, आह्वान किया जाने पर राष्ट्र की तत्परता से सेवा करें। भारत के नागरिकों में समरसता, भाईचारे की भावना का प्रचार करें। ठीक है। भारत को मिली जुली संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझे, उसका परिरक्षण करें। क्लियर चीज है ये? नेक्स्ट है, पर्यावरण अर्थात वन, झील, नदी, वन्य जीवों की रक्षा करें और प्राणी मात्र के प्रति क्या रखें, दया भाव रखें। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाएं, मानववाद को अपनाएं, ज्ञानार्जन करें, सुधार की भावना का विकास करें। ठीक है। हमेशा क्या उन्हीं दृष्टिकोण को अपनाना है जो वैज्ञानिक हो, जो मानवतावादी हो, और हमेशा ज्ञान को प्राप्त करते रहें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और वो हिंसा से दूर रहें। ठीक है। व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष को बढ़ने का निरंतर प्रयास करते रहें। राष्ट्र निरंतर प्रगति करे, उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। ठीक है। अभिभावकों द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान कराना चाहिए। तो सभी पेरेंट्स का यह कर्तव्य है, चाहे वो गार्जियन हो चाहे संरक्षक हो, जिनके पास जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, उम्र के बच्चे हैं, उनको क्या करे, वह स्कूल जाने की व्यवस्था करे। क्लियर चीज है ये? अब देखिए कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ। मूल अधिकार के पालन न करने पर ऐसे कोई दंड की व्यवस्था संविधान में नहीं है। नहीं मूल कर्तव्यों को न्यायालय में प्रवर्तनीय करा जा सकता है। वस्तुतः इसका उद्देश्य नागरिकों को उनके कर्तव्यों के बारे में शिक्षित करना ही प्रतीत होता है, परंतु इसके बावजूद भी मूल कर्तव्य केवल दर्शन मात्र नहीं है। मौलिक कर्तव्यों के अनुपालन निश्चित किए जाने के लिए कुछ वैधानिक प्रावधान जरूर किए गए हैं। तो कौन है देखिएगा, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रीय गीत की अवमानना पर नेशनल ऑनर एक्ट के अधीन कार्रवाई की जा सकती है। इसके लिए भारत ध्वज संहिता का भी निर्माण किया गया है। क्लियर चीज है ये? ठीक है। सुनिएगा, हिंसा में लिप्त होने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर किसी व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता के अधीन क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। क्लियर चीजें देखिएगा। हम तुम क्या बोल रहे हैं कि ऐसा तो कोई तो नहीं, फंडामेंटल राइट्स को हमको लागू करवाने के लिए ऐसे कोई संस्था तो बनाया नहीं फंडामेंटल ड्यूटीज को लागू कराने के लिए, लेकिन कुछ वैधानिक प्रावधान जरूर किए गए हैं इसमें। ठीक है। धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित विभेद के निषेध का अनुपालन नहीं करने पर नागरिक अधिकार अधिनियम 1955 के तहत कार्रवाई की जाएगी। धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित विभेद के निषेध का अनुपालन नहीं करने पर नागरिक अधिकार अधिनियम 1955 के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो ये 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं, इसको देखिएगा, जरूर लिखिएगा। जब फंडामेंटल ड्यूटी जाता है तो क्या करते हैं आप 11 पॉइंट्स लिख के निकल जाते हैं। इस पॉइंट्स को आप नहीं लिखते हो मेंस के एग्जाम में, तो इसको जरूर लिखेंगे, चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे वह मेंस का एग्जामिनेशन यूपीएससी का हो, चाहे अदर स्टेट का एग्जाम हो। इस पॉइंट्स को आपको जरूर लिखना है, इस पॉइंट्स को आप जरूर देंगे। आवश्यक यह है कि नागरिक होने के नाते हमें इन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ज्यो ज्यो हमने इन कर्तव्यों का पालन का बोध बढ़ता जाएगा, त्यों तो राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित कर सकेंगे और देश के भीतर एक बेहतर भविष्य की मार्ग को हम प्रशस्त कर पाएंगे। क्लियर चीज है ये? तो ये मूल अधिक कर्तव्य हैं। तो मूल अधिकार कर्तव्य हम जन नागरिकों का, तो तो संविधान के द्वारा प्रत्येक नागरिक को मूल अधिकार दिए गए हैं। तो संविधान नागरिकों का भी अपने संविधान के प्रति, अपने देश के प्रति कुछ कर्तव्य होना चाहिए, जिसकी व्यवस्था जो है मौलिक कर्तव्य में किया गया है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया है। स्वर्ण समिति की सिफारिश के आधार पर, और कहाँ से लिया गया, यह रसिया से लिया गया। भारत के संविधान का भाग 4 क और आर्टिकल 51 ए में इसे लग दिया गया। एट प्रेजेंट हमारे पास 11 जो है मूल कर्तव्य हैं।
ठीक है। मूल कर्तव्य जो है उसकी संविधान में दंड की कोई व्यवस्था नहीं है, फिर भी कुछ वैधानिक प्रावधान किए गए हैं। आपके सामने हमने डिस्कस किया क्लियर चीजें। तो आप लोग आज की क्लास में आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार फंडामेंटल राइट्स के तहत पढ़ा, ठीक है। फिर फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड जो कुछ न्यायिक जो निर्णय थे उसको हमने देखा। उसके बाद हमने देखा अम, ये डीपीएसपी को देखा, संविधान का भाग 6 और नीति नीति तत्वों को देखा, ठीक है। उनको बेसिक हम 3 कैटेगरी में डिवाइड किए थे, समाजवाद पर आधारित, वो गांधीयन थॉट्स पर आधारित, गांधीवादी विचारधारा पर आधारित, दूसरा उदारवादी सिद्धांत पर आधारित, ठीक है। डीपीएसपी के बाद हमने देखा मूल कर्तव्य देखा। तो आज की क्लास इतना ही। अगली क्लास में जो मेरा रहेगा, इन चारों टॉपिक्स हमने जो किया है, जितने भी टॉपिक्स किए हैं, तो इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आए हैं, उस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्लियर चीजें। तो आप पढ़ते रहिए और वीडियो को देखते रहिए, और मेरा कोड UGM10 के साथ एडमिशन लीजिए और अपनी तैयारी को एक बेहतर दिशा दीजिए। धन्यवाद।